हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ रेलवे के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। आज हम आपके लिए 25 साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो साइंस रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अभी 2018 में अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं और 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और जितनी भी वीडियोज़ हम आपको लाते हैं वो आप टाइमली उसको देख पाएंगे। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साइंस का कि परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, मतलब एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन, एटॉमिक रेडियस को किस चीज़ से मेज़र किया जाता है। तो ये नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते जाएंगे, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको नोट करते हुए चलिए। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप जान पाओगे। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और ये जनरली नैनोमीटर में इसको मेज़र किया जाता है। काफ़ी छोटा, या NM इसको कहते हैं, 10⁻⁻10 नैनोमीटर। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि जो परमाणु का न्यूक्लियस होता है, परमाणु का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक को 10⁻⁻15 नैनोमीटर मापा जाता है। 10⁻⁻15। तो ये ध्यान रखिएगा। इन एटॉमिक न्यूक्लियस और एटॉमिक रेडियस, मतलब ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका आउटर पार्ट हो गया एटम का, और इसके बीच और इसके बीच 10⁻⁻5 का डिफरेंस होता है। ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये नैनोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो ये बायो का क्वेश्चन है और बेसिकली जेनेटिक्स में या टैक्सोनॉमी में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इनका नाम है लीनियस। इनका पूरा नाम है कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस कहते हैं और इन्हें टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर इसके अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? व्हाट टिश्यू इज फॉर्म्ड विद इन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स? ये किस तरह का ऊतक बनता है? तो त्वचा के नीचे, स्किन के अंदर फैट ऊतक, मतलब फैट टिश्यूज़ बनते हैं। जितने भी फैट टिश्यूज़ होते हैं वो सारे हमारे स्किन के नीचे या जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे वो जमा हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी जितने भी क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ वो सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं 2018 में। शीतल पेय में शामिल है। कोल्ड ड्रिंक्स इंक्लूड कार्बनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बनिक एसिड होता है, इसीलिए जब कोल्ड ड्रिंक का बोतल आप खोलते हो तो क्योंकि उसमें CO2 भरा हुआ रहता है, कंप्रेस्ड रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये CO2 जो है ये बाहर रिलीज होता है और इसीलिए वो फोर्सफुली बाहर उसमें बुलबुले बनने लगते हैं। और कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल आप तुरंत खोलोगे या उसे अगर आप हिला देते हो तो उस केस में CO2 रिलीज होता है और वो बाहर आने लगता है। अगला क्वेश्चन है, Al2SO4 में, मतलब कि एल्युमिनियम सल्फेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एल्युमिनियम सल्फेट इज। तो ये ध्यान रखिएगा, Al2SO4 में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो 56.1% ऑक्सीजन होता है। ये अलग अलग परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, लेकिन ये जनरली जो साइंस वाले बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। आपके लेवल पे बस आप इतना याद रखिए कि इसमें 56.1% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक को एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन ड्राइंग एजेंट? किसको सुखाने की तरह यूज़ किया जाता है? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको यूज़ किया जाता है। CaO कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक जो है ये यूज़ किया जाता है एज एन ड्राइंग एजेंट।
मतलब ये वाटर को अपने इन्वायरमेंट से सोख लेता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण सबसे कम होता है? मतलब ये है कि किस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण सबसे कम होगा? तो ये जनरली मरकरी होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा मरकरी। मरकरी में इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि आप जानते हो कि मरकरी जो है वो काफ़ी मरकरी के साथ ये भी याद रखिएगा कि ये एक मेटल है और लिक्विड है। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है जो मेटल है और लिक्विड है, और ये हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैरी करता है, इसलिए मरकरी जनरली यूज किया जाता है थर्मामीटर्स में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटर का प्रतिरोध होता है। मतलब इंसुलेटर में जो रेसिस्टेंस होता है वो किस तरह का होता है? आप जानते हो कि कंडक्टर्स का जो रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, सेमी कंडक्टर्स में मॉडरेट होता है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है और इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि टैक्सोनॉमी में बेसिकली क्या किया जाता है? नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी का फादर या जनक जो है वो कार्लोस लिनियस को कहा जाता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा लिनियस। मतलब लिनियस एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब ये हुआ कि किसी का भी बायोलॉजिकल नेम दिया जाएगा तो उसमें फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जेनस होगा और सेकेंड वर्ड स्पीसीज का नाम होगा। फर्स्ट वर्ड जेनस और सेकेंड वर्ड स्पीसीज। जनरली जो नाम लिखे जाते हैं वो इटालियन में लिखे जाते हैं और इसीलिए उनको अंडरलाइन करके लिखा जाता है, ये भी इसके साथ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण में 7 काल और 18 समूह हैं? इन विच क्लासिफिकेशन 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स आर फाउंड। तो ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण किसका छवि है? मतलब ये है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो किस तरह का इमेज बनता है? इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज, तो ये आभासी और उल्टा इमेज बनता है। ये इन्वर्टेड होता है और आभासी मतलब ये राइट नहीं होता है, मतलब करेक्ट आपका सही इमेज नहीं होता है, आभास होता है कि ये इमेज है, आभासी और उल्टा इमेज। कौन सा उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? विच टिश्यू फॉर्म्ड द इंटरनल लेयर ऑफ माउथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरल स्क्वामस इपिथेलियम, मतलब सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। अलग अलग टाइप के इपिथेलियम होते हैं, जैसे कि क्यूबॉइडल इपिथेलियम होता है, कॉलुमनर इपिथेलियम होता है, सिलिएटेड इपिथेलियम होता है, और वैसे ही आपका स्क्वामस इपिथेलियम होता है। ये 4 तरह के इपिथेलियम होते हैं, जिसमें से सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम जो है वो हमारे मुंह की त्वचा को या उत्तक को बनाता है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। और इसमें आप जानते हो लार्वा ग्रंथि होती है जिससे लार निकलता है, सिबैसियस ग्लैंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? व्हाट इज़ प्रेजेंट इन सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा SiO2। बालू, ध्यान रखिएगा, बालू जो होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है SiO2। तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा बालू पाया जाता है। SiO2 मतलब मिट्टी या बालू आप कह सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्का धातु, लो वेट धातु कौन सा होता है? तो ये लिथियम होता है। आप जानते हो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, उसके बाद लिथियम होता है। तो इसमें हीलियम और हाइड्रोजन ये जानते हो आपके गैसेस होते हैं। धातु आपका लिथियम होता है, सबसे छोटा, सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसका एटॉमिक भार भी सबसे ज़्यादा कम होगा। तो इसीलिए लिथियम एक ऐसा धातु है जिसका वेट सबसे कम होता है। एक एक चीज़ों को रिलेट करके अगर आप पढ़ते चलोगे तो आपको याद होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 समूह में है किस आधुनिक आवर्त समूह में है?
इसके कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 है वो किस ग्रुप में पाया जाता है। एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 इज फाउंड इन। तो ये आप जानते हो कि बाहरी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, दैट मीन्स कि ये इनर्ट गैसेस में आएगा और इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। अगला है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट किसके रूप में जाना जाता है। मतलब आप जानते हो CaSO4 हाफ H2O, फॉर्मूला लिख लीजिए CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कहने का मतलब है हाफ H2O, 1/2 H2O। इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेट्रोलियम। ये क्रूड ऑयल होता है और जब ये क्रूड पेट्रोलियम जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और इसीलिए इसको कहा जाता है काला रिवॉल्यूशन। ब्लैक क्रांति या काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादन से है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित है। वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि उजली क्रांति जो है वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। ब्लू क्रांति ये मत्स्य पालन से संबंधित है। फिश रियरिंग और कल्चरिंग को ब्लू रिवॉल्यूशन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए कौन सी उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विच सेल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, तो इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो पौधे होते हैं इनके ऊपर सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो इसको कहा जाता है ये इसी को अलग करके अलग से प्लांट का निर्माण किया जाता है, इसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला क्वेश्चन है बांध में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होता है। कहीं पे भी अगर आपका पानी संग्रहित है, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस अगर किसी जगह पे अवेलेबल है, तो उस केस में उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। कहीं भी कोई भी सब्सटेंस रख दो तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या बांध क्योंकि आप जानते हो कि ऊंचाई पे बनाया जाता है तो इसमें एक हाइट होता है, तो किसी भी सब्सटेंस को किसी हाइट पे रख दो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। इन विच एलिमेंट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3 सेल्ड एंड 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो कि 3 सेल्ड का मतलब है कि पहला सेल आप जानते हो K होता है, दूसरा L होता है और तीसरा M होता है और चौथा N होता है, KLMN। तो पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर 18 रहता है। लेकिन ये इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लास्ट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 8 और 10 और 8 18 और 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन। इस तरह से एक एक चीज़ें रिलेट करते हुए चलो। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है। जब कोई भी सब्सटेंस मुक्त रूप से ऊपर से गिरते रहेगा तो उस केस में इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं वो बढ़ जाती है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही होती है, तो इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी किसी भी सब्सटेंस को जब ऊपर से फ्रीली आप गिराओगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसमें एक एनर्जी डेवलप होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में, तो इसमें निकेल यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें निकेल यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एका सिलिकन के रूप में किसे जाना जाता है। एका सिलिकन, इसे जर्मेनियम कहते हैं, एका सिलिकन को जर्मेनियम कहा जाता है। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा एका एल्युमिनियम,
एका एल्युमिनियम गैलियम को कहा जाता है। गैलियम को क्या कहा जाता है? एका एल्युमिनियम। एंड एका सिलिकॉन कहा जाता है जर्मेनियम को। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिनमें एका लगाया गया है, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था सिलिकॉन और जर्मेनियम नाम। तो सिलिकॉन के नीचे वाला जो एलिमेंट है, एक ग्रुप में जब आप जाके देखोगे काशी जी में शंकर पार्वती, कुछ ट्रिक्स हैं बहुत सारी ऐसी जिससे पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाता है, वो हम आपको बता देंगे, आप उससे याद कर सकते हो। तो सिलिकॉन के बाद नीचे आप देखोगे जर्मेनियम आता है। तो उसको पहले क्योंकि हमें नहीं पता था तो इसलिए हमने उसे एका सिलिकॉन कह दिया था, और एल्युमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आया था उसे हमने कह दिया था एका गैलियम। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये भी पूछ दे। अगला क्वेश्चन है, के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? के कोष कहने का मतलब है कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। तो क्योंकि ये पहला सेल है, के पहला सेल, एम दूसरा सेल, के एल एम एन, तो ये दूसरा सेल एल हो जाता है, पहला सेल के है, तो के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया है? आप जानते हो कि मेंडल जो है, ग्रेगर जोहान्स मेंडल, नाम याद रख लीजिए, ग्रेगर जोहान्स मेंडल, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये लिख लीजिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जोहान्स मेंडल को कहा जाता है। और जेनेटिक्स में इन्होंने पौधों के बीच बहुत सारे स्वपरागन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से इन्होंने बहुत अलग अलग तरह के पौधे डेवलप किए थे। इन्होंने पी प्लांट पे, यानी कि मटर पे, इन्होंने मटर के पौधे पे इन्होंने स्टडी की थी। तो पी प्लांट पे इन्होंने स्टडी की थी और स्वपरागन कराया था F2 पीढ़ी के वंशज को प्राप्त करने के लिए। तो ये ओवरऑल टोटल आपका 25 क्वेश्चन था साइंस का इम्पॉर्टेंट 2018 में। ऑलमोस्ट सारे पूछे हुए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे देख लीजिए, इससे आपके बहुत सारे रिवीजन भी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इससे हमें काफ़ी खुशी मिलेगी। थैंक यू।